हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। तो इस सेशन पर मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया है। आप उसे चेक कर सकते हैं। और चैप्टर 4 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उस पर मैंने एक पार्ट बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी, किसने करी थी ये, और जितने भी लोगों ने एटम के मॉडल दिए थे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, ये सारे पढ़ने वाले। तो बने मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पर अब सवाल ये है कि एटम का जो न्यूक्लियस है ये क्या है। मतलब वैसे तो न्यूक्लियस यानी वो बीच में होगा न्यूक्लियस, लेकिन वो क्या है और कैसे डिस्कवर हुआ, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये सन 1911 की बात है, यानी ईयर 1911 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अगर आपने उनका नाम सुना है तो उनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो उसी से हमें न्यूक्लियस मिला था, यानी उसी से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली थी। गोल्ड फॉयल बहुत ही ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा थिन थी वो गोल्ड फॉयल। तो अब उसमें क्या हुआ, अल्फ़ा रेज़ की उन्होंने बॉम्बार्डिंग करा दी, यानी अल्फ़ा रेज़ उसके ऊपर उन्होंने छोड़ दिए। तो अल्फ़ा रेज़ के जो पार्टिकल्स थे वो जैसे ही उसमें गए और स्कैटर हुए, तब जो गोल्ड फॉयल थी वो एटम से, गोल्ड के एटम से, यानी AU जो होता है उसके एटम से मिलकर बनी होगी, क्योंकि गोल्ड फॉयल है तो वो AU ऐसे एटम उसमें बने थे। तो जैसे ही अल्फ़ा रेज़ जो गई तो एटम में उन्होंने ये पाया अल्फ़ा रेज़ से कि जैसे वो उसमें रेज़ गई तो ज़्यादातर जो रेज़ थी वो ऐसे ही पास हो गई, लेकिन कुछ ही रेज़ जो थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, कुछ रेज़ डिफ्लेक्ट हो गई, और बहुत ही कम रेज़, बहुत ज़्यादा कम रेज़ उसमें से बिल्कुल कंप्लीटली रिबाउंड हो गई, यानी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे वो वापस आ गई अपने पाथ पे। जिस तरह से वो गई थी उसी तरह से वापस आ गई। बहुत कम रेज़ लेकिन ऐसी हुई, लेकिन ज़्यादातर जो थी वो सीधा निकल गई। यानी इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन छोटा होता है। और ज़्यादातर जो एटम होता है उसमें स्पेस खाली होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे when fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it is found that, यानी कि जब बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो थी अगर उनको स्ट्राइक करवा दिया किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर, वैक्यूम भी था, वैक्यूम यानी कि वहाँ पर कोई भी हवा नहीं थी, क्योंकि अगर और दूसरी हवा होती तो वो उससे भी स्कैटर कर सकती थी मतलब अल्फा रेज, इसलिए वहाँ पर वैक्यूम कर दिया गया, केवल गोल्ड फॉइल रखी गई। फिर जैसे उस पर वो मतलब बॉम्बार्डिंग कराई गई, स्ट्राइक कराया गया अल्फा रेस को, तो ये फाउंड हुआ, यानी इट इज़ फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पोजेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी ज़्यादातर जो अल्फा रेस थी वो उससे पास आउट हो गई थी बिना किसी डिफ्लेक्शन के। A few alpha particles are deflected through small angles and a few are deflected through large angles, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी ऐसे गया और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी ऐसे आ गया फिर ऐसे हो गया, तो लार्ज एंगल। फिर a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back to their path, और बिल्कुल कम यानी बहुत ज़्यादा अगर देखें तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, अगर बात करी जाए तो एग्जांपल के लिए ऐसे अगर 20,000 अल्फ़ा रेज अगर निकली तो 20,000 में केवल एक रेज 90 डिग्री के एंगल पे वापस आई थी, यानी ऐसे ही गई और वो ऐसे ही आ गई। तो केवल 20,000 रेज में केवल एक रेज ही ऐसे वापस आई थी 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिससे उनको पता चल गया था कि एटम के बीच में एक चीज़ होती है, तो उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो चलिए वैसे एक डायग्राम के सारे समझ लेते हैं। देखिए, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, फिर अल्फा रेस की उन्होंने बॉम्बार्डिंग करी थी, वो इस तरह से था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एटम ले लिया है। अब गोल्ड फॉइल में जितनी भी एटम होंगे उनमें से मैंने एक एटम ले लिया है। तो सपोज कर लें कि ये सारी अल्फा रेज है। तो अल्फा रेस यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिए हैं कि अब ये रेज जैसे ही रदरफोर्ड ने यानी गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे ही उन्होंने अल्फा रेज डाली, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे एटम के ज़्यादातर जो रेज थी वो सीधे सीधे निकल गई, और कुछ रेज छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई और कुछ थोड़े ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। पर केवल एक ही ऐसी रेज आई जो कि पूरे 90 डिग्री पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से आई रेज यहाँ पर, और ये इस तरह यहाँ पर चली गई वो रेज 90 डिग्री के एंगल पे। तो 20,000 में से केवल एक रे ही वापस 90 डिग्री के एंगल पे पूरी डिफ्लेक्ट हुई थी। इसलिए ये मतलब इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पर ये जो अल्फा रेस पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रेडिएशन पैदा करते हैं,
जिससे जो अल्फा रेस पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े रेडियो एक्टिव भी माने जाते हैं। पर न्यूक्लियस से उन्होंने डिफ्लेक्ट हुए, न्यूक्लियस को डैमेज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और डेंस होता है एटम के अंदर, और एटम का जो ज़्यादातर जो आउटर स्पेस होता है वो खाली होता है। देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई ये उन्होंने बताया था, पर उन्होंने एटम का मॉडल भी दिया था। तो चलिए उनका एटम का मॉडल देखते हैं। देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो इस प्रकार का था कि जैसे जो एटम है उन्होंने बताया था बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम लिया, इसलिए इसकी न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह का उनका मॉडल था। अब लेकिन ये जो मॉडल था ये सही नहीं था, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी निकल कर आई थी, कुछ कमियां भी थी। तो अब इसकी कमियां देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था एटम का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के मतलब रिवॉल्व करता रहता है, चारों तरफ वो घूमता रहता है। तो अगर देखा जाए तो उनकी जो मेजर लिमिटेशन थी या ड्रॉबैक थी, जो उनकी लिमिटेशन जो कमी थी वो ये थी, एटम की स्टेबिलिटी तो वो बता नहीं पाए थे। स्टेबिलिटी मतलब कि वो स्थिर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि वो गोल गोल घूमता जाएगा, तो वो घूमता रहेगा लेकिन कहाँ घूमता रहेगा, कुछ स्टेबल ही नहीं है वो, तो चाहे जैसे घूमे ऐसे घूमे वैसे घूमे, इसलिए वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। और अगर अपन देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अब ये रिवॉल्व कर रहा है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो अब ये कब तक रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करते 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 करते। तो अगर हम देखें तो जो फिजिक्स होती है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, उसमें ये होता है कि जब भी कोई भी चीज़ के अंदर कुछ एनर्जी होती है, अगर वो रिवॉल्व कर रही है, या जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी इससे वो रिवॉल्व कर रहा होगा, पर कभी ना कभी तो वो घूमते घूमते उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी या कम होने लगेगी, तो फिर वो ऐसे पास में आता जाएगा, और वो तो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए वो उसको जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी वैसे वैसे वो उसको अट्रैक्ट करता जाएगा। तो एनर्जी कम होगी, जैसे वो घूमता रहेगा तो अट्रैक्ट करते करते वो न्यूक्लियस में ही वो तो समा जाएगा, तो न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए फिर एटम ही नहीं बचेगा। तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के मॉडल की। तो अब ये जो दिया था मॉडल ये रदरफोर्ड ने दिया था, और जो जे थॉमसन थे जब न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब उन्होंने भी अपना मॉडल दिया था। उन्होंने अपने मॉडल में कुछ नहीं, वो क्या है केक खा रहे थे, क्रिसमस पुडिंग नाम से वो एक केक खा रहे थे। जब उनके पास से कोई आया, उनके दिमाग में ख्याल आया, तो उन्होंने मतलब उनको ये आया ख्याल, यानी तो किसी ने पूछा कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये चलो हमें पता चल गया, पर इसकी जो है मतलब इसका मॉडल कैसा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो उन्होंने कहा था कि ये जो क्रिसमस पुडिंग होती है, मतलब क्रिसमस पुडिंग ऐसी होती है कि उसमें जो भी रहता है मैटर वो केक जैसा रहता है, और उसके ऊपर चेरीज लगी होती हैं। तो जैसे जो भी केक है वो पूरा प्रोटॉन कहलाएगा, और उसके ऊपर जो चेरीज लगी हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन ये जो मॉडल है ये इंडिया में उस टाइम बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है, वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तरबूज में जिस तरह से जो रेड रेड पूरा पोर्शन होता है वो प्रोटॉन मान लीजिए, और जो बीच में बीजे होते हैं, जो सीड्स होती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। लेकिन उनकी भी ये लिमिटेशन थी, आप खुद ही अगर थोड़ा सा सोचें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज में नेगेटिवली चार्ज अगर उसके अंदर होगा तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देंगे दूसरे को, तो एटम बचेगा ही नहीं। तो इसलिए उनका भी मॉडल फेल हो गया। तो ये एकदम फालतू सा मॉडल था, पर उन्होंने बता दिया था। तो फिर लोगों ने ये कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, पर फिर भी उन्होंने इतनी छोटी सी गलती कर दी, इसलिए उनका मॉडल वहीं पर फेल हो गया था। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, और थॉमसन का मैंने आपको मॉडल बता दिया, देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने जो एटम था उसकी स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। तो फिर स्टेबिलिटी किसने बताई थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर। तो उन्होंने स्टेबिलिटी बताई थी एटम की कि वो स्टेबल है। उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिट करता है, यानी रिवॉल्व होता है, न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व होता है, और वो एनर्जी भी लॉस नहीं करता है अपनी, ना ही वो मतलब रेडिएट नहीं करता है एनर्जी, रेडिएट यानी वो लॉस नहीं करता है। तो उन्होंने भी अपना मॉडल दिया था, ये उन्होंने मतलब स्टेबिलिटी बता दी थी एटम की, और फिर उन्होंने अपना मॉडल भी दिया था एटम का। तो चलिए अब नील्स बोर का मॉडल देखते हैं एटम का। तो देखिए अब जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम की, और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर वो रिवॉल्व करता रहेगा न्यूक्लियस के तो वो रेडिएट करेगा कुछ ना कुछ एनर्जी, और वो न्यूक्लियस में ही समा जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो तो एटम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
लेकिन फिर स्टेबिलिटी समझाई थी नील्स बोर ने। तो अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील्स बोर, तो उन्होंने अपना एटम का मॉडल लिया था 1913 में। तो 1913 यानी 1913 में, यानी कि अभी न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर न्यूक्लियस की हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस उन्होंने ये बता दिया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब वो रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी, रेडिएट मतलब वो एनर्जी लॉस नहीं करता है, और अगर वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो वो न्यूक्लियस में भी नहीं समा जाएगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हर ऑर्बिट में, मतलब कि स्टेबिलिटी उन्होंने इस तरह से बताई थी कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। वो एक सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, और हर एक एनर्जी मतलब हर एक एनर्जी सेल में, एनर्जी शेल या ऑर्बिट में कुछ फिक्स्ड अमाउंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एक सेल में जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 हैं, फिर इसमें 8 हैं। तो इस तरह से सेल में इलेक्ट्रॉन उनके अलग अलग सेल मतलब सेल के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो चलिए अब वो फार्मूला देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था एटम का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हर एक सेल में, यानी अलग अलग सेल होती हैं और हर एक सेल में अलग अलग नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो उसको जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, यानी एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से होता है। उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ सेल है। तो जैसे हमें पहली सेल के लिए निकालना है तो यहाँ पर हम n में पुट कर देंगे। जैसे हमने 2 लिखा, फिर हमने n में पुट कर दिया 1। अब हम 1 का स्क्वायर कर दें अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 × 1 2, यानी कि ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी जो पहली शेल है कि उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर इसी तरह अगर हम नेक्स्ट शेल के लिए करें तो 2n² है। अब हम यहाँ पर 2 कर लिख देंगे। फिर 2 × पे यहाँ पर 2 है n की जगह, तो 2 इसका स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 4 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दूसरी सेल होगी L उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से थर्ड वाली में 18, फिर फोर्थ वाली में 32, फिर फिफ्थ वाली में 50, और सिक्स्थ वाली जो P होती है उसमें 72। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल्स में इस तरह से भरे जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं एटॉमिक नंबर निकालना और एटॉमिक मास निकालना ये बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।